हे गाइस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल हिमानी फिजिक्स ट्यूटोरियल्स। गाइस ये वीडियो जो है हमारी ये क्वांटम थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग दैट इज क्वांटम मैकेनिक्स, मोर लाइकली एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स का ये टॉपिक है, जिसमें हम लोग आप जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो उनमें से जो पहला क्वेश्चन मोस्ट लाइकली जो पूछा जाता है वो ये है कि डिस्क्राइब डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन obtain asymptotic form of total wave function for scattering states and further stabilize the relation between scattering cross section and asymptotic wave function. See, before studying these all topics which is involved in this question, we must know first thing, basic things about this, that is scattering cross section. तो सबसे पहले हम इसे क्वेश्चन को करने से पहले हम देखेंगे कि हमारा स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन क्या होता है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारा डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन क्या होता है। ये जो टॉपिक है बेसिकली हमारा क्वांटम थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग के अंदर आता है। और स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन हमने जैसे कि बोला था कि डिफरेंशियल पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि बेसिक थिंग कि स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन सिग्मा, जिसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, कि ये क्या होता है। बेसिकली इट इज एन इफेक्टिव एरिया फॉर स्कैटरिंग। स्कैटरिंग के लिए जो इफेक्टिव एरिया होता है उसे ही हम लोग स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। इट बेसिकली गिव्स द प्रोबेबिलिटी फॉर स्कैटरिंग फिनोमिना। प्रोबेबिलिटी मतलब कि स्कैटरिंग फिनोमिना जिस पार्ट पर मोस्ट प्रोबेबली होगा तो वो पार्ट हमारा जो होता है वो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन में डिफाइन होता है। एंड इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, इसकी एक डेफिनेशन भी है जो कि रेशियो होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड पर यूनिट टाइम पर यूनिट स्कैटरर, इसको हम कैपिटल एन से शो करते हैं, एंड इंसिडेंट फ्लक्स आई। अब ये फ्लक्स क्या होता है, इंसिडेंट फ्लक्स क्या होता है, तो इंसिडेंट फ्लक्स बेसिकली हमारा नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया होता है। देखिए इसे ऐसे समझते हैं कि जैसे हमारे पास कोई टारगेट है, इस टारगेट पे बहुत सारी क्या हुई बीम्स, पार्टिकल्स की बीम क्या हुई, इंसिडेंट हुई, तो इनमें से कुछ पार्टिकल होंगे वो अनस्कैटर्ड होंगे। ये बेसिकली एक हमारा स्कैटरिंग फिनोमिना आपको शो करने के लिए डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है। टारगेट पे जब बहुत सारे पार्टिकल्स की बीम हिट करेगी तो क्या होगा, कुछ पार्टिकल्स अनस्कैटर्ड होंगे, कुछ पार्टिकल्स किसी एंगल पे स्कैटर होंगे, जिसे स्कैटरिंग एंगल बोला जाता है फाई। और ये किस चीज से डिटेक्ट किए जाते हैं, एक डिटेक्टर लगाया जाता है। उस डिटेक्टर की डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी उसमें उतने ज्यादा पार्टिकल्स हम लोग मेजर कर सकते हैं, कि इसलिए कंसिडरेबली डिटेक्टर को ज्यादा पास ना लगाकर हम थोड़ा दूर ही लगाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स को ये मेजर कर सके। अपार्ट फ्रॉम दिस हम बात कर रहे थे कि हमारा जो इंसिडेंट फ्लक्स होता है वो क्या होता है। बेसिकली इंसिडेंट फ्लक्स हमारा, मान लीजिए कोई यूनिट एरिया है, ठीक है, यूनिट एरिया मतलब 1 मीटर 1 सेंटीमीटर, कुछ भी, यूनिट मतलब वन की मैग्नीट्यूड में लेते हैं हम यूनिट को। तो यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में जितनी इंसिडेंट बीम पास होंगी उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट फ्लक्स। तो आई होप कि आपको इंसिडेंट फ्लक्स समझ में आया होगा। और दूसरी चीज हमने क्या बोला कि टारगेट है तो इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी होंगे। तो इन्हीं मॉलिक्यूल्स, इन टारगेट के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे जो हमारे इंसिडेंट पार्टिकल्स है वो कोलाइड करते हैं, और इसी कोलिजन की वजह से हमारा स्कैटरिंग का फिनोमिना होता है। तो ये सबसे बेसिक चीजें हैं जो हमें स्कैटरिंग के बारे में जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर पार्टिकल्स के साथ कोलाइड नहीं होंगे तो ये अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर नहीं होंगे, ठीक है। तो यही चीज थी हमारा स्कैटरिंग क्या होती है। बेसिकली हम लोग फॉर्मूले की बात कर रहे थे कि जो हमारा स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन उसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, और ये हमारा रेशियो होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड पर यूनिट टाइम पर यूनिट स्कैटरिंग, ये होता है हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटरिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट स्कैटरर, जिसे हम एन से डिनोट करते हैं। एंड किसका बीच का रेशियो है, इंसिडेंट फ्लक्स के, तो इन दोनों का रेशियो है। अगर हम इसे सिंपली ऐसे भी लिखे तो यही चीज है कि इंटीग्रेशन dn/1/i, आई इज कांस्टेंट तो ये बाहर आ जाएगा, dn का इंटीग्रेशन करेंगे अगेन वी विल गेट n। तो हम इसे इंटीग्रल फॉर्म में भी ऐसे लिख सकते हैं। आई होप कि आपको स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन समझ में आया होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा क्वेश्चन है वो, सी दिस वॉज अ क्वेश्चन, इसमें हमें डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये वाला पार्ट करेंगे, डिस्क्राइब डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। उसके लिए फिर से हमें एक एक्सपेरिमेंट कंसिडर करना पड़ेगा, जिसमें हमारा क्या होगा, एक पैरेलल इंसिडेंट बीम्स हैं जो कि किसी टारगेट से टकरा रही है। बट यहाँ पर इस केस में, इस कंडीशन में हमने एक चीज नोट डाउन करनी है, वो ये है कि जो हमारा जो पार्टिकल्स हमने माना कि इनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा बड़ी है,
और दूसरा ये है कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज हैं और ये फ्री पार्टिकल्स हैं। हमने यहाँ पर ये कंसिडरेशन करना है डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन पढ़ने के लिए। सो फिर से ये किसी टारगेट को हिट करेंगे एंड दीज आर द स्कैटर्ड पार्टिकल्स एंड सम विल रिमेन अनस्कैटर एंड विद they will scatter with some angle phi, and this is a detector in which we can detect the scattered particles. So basically, to define differential scattering cross section, let us consider an experiment in which a target is struck by a beam of monoenergetic particles. These are nothing but beam of monoenergetic particle and the target is struck by these monoenergetic beam of particles. यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है consideration में. And the scattered particle are counted with the aid of detector. With the help of this detector, we can count the scattered particles, which is written over here. And what, let J is equals to rho V. सी नाउ कम टू दिस पॉइंट. मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, एक यूनिट एरिया है, ठीक है. स्कैटरिंग हो रही है जहां से स्कैटरिंग हो रही है उसका एक यूनिट एरिया हमने ये मान लिया, ठीक है. ये एक यूनिट एरिया है और ये हमारी क्या है, इंसिडेंट बीम्स हैं, ठीक है. हमने सिर्फ यहाँ पे थोड़ा बहुत ही दिखाया ताकि डायग्राम में आपको आसानी से समझ में आ जाए. वी उन पार्टिकल्स की, इंसिडेंट पार्टिकल्स की वेलोसिटी है. रो वहां पर क्या है, नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज ये डेंसिटी हो गई इनकी. और जे हो गया हमारा क्या, जे ही हमारा है रो इंटू वी. सो लेट जे रो इंटू वी बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट फ्लक्स. ये हमारा इंसिडेंट फ्लक्स का मैग्नीट्यूड है जे, ठीक है. बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट फ्लक्स वेयर रो इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है. वही रो क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम है. where we were, हाँ ओके, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम एंड वी बी द वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल्स रिस्पेक्टिवली. ये रो और वी दोनों इंसिडेंट पार्टिकल्स के लिए ही हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं. और इफ एन बी द नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड पर यूनिट टाइम इनटू अ सॉलिड एंगल डी ओमेगा, ठीक है. किसी सॉलिड एंगल डी ओमेगा में अगर स्मॉल एन जो है वो नंबर ऑफ क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड है, ठीक है, किसी सॉलिड एंगल डी ओमेगा पे लोकेटेड, देन these n are located in the direction theta, phi. ये हमारे पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है. वेयर जो हमारा n होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, फिर हमारा टू द इंसिडेंट करंट. जो हमने j की बात की थी वो हमारी इंसिडेंट करंट है, ठीक है. जिसे हमने बोला था मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट फ्लक्स, उसको हम j, दैट इज यहाँ पे हम j मेंशन कर देते हैं, ठीक है. जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो j के होगा, j इंटू डी ओमेगा, J इंटू डी ओमेगा, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. एंड ऑल्सो n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल N. और जो ये कैपिटल N है ये हमने क्या कंसिडर किया था कि जो पार्टिकल्स हैं वो फ्री है, और उन्होंने हमने क्या माने थे, n जो है लार्ज नंबर ऑफ एटॉमिक और न्यूक्लियर स्कैटरिंग सेंटर्स हैं. मतलब बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जिनके अलग अलग सेंटर्स हैं. क्योंकि एक जैसे बीम आएगी, ठीक है, हमारे पास टारगेट से हिट करेगी तो टारगेट में बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, ठीक है. तो यही एन जो है लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल सेंटर्स, मतलब जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे उतने ज्यादा क्या होंगे, सेंटर्स होंगे, ठीक है. सेंटर्स मतलब जितनों से ये पार्टिकल कोलाइड करके अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे, तो वही हमारा एन है. सो वी हैव, यहाँ से हमारे पास दो कंडीशन आई कि एन जो था वो हमारा करंट डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी जे डी ओमेगा, इससे हमने पहली इक्वेशन मान दी. और दूसरा जो है एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एन, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है. ये पहली थी, ये दूसरी है. अब देखिए ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम क्या कर लेंगे, दोनों को इक्वेट कर लेंगे. तो ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, मतलब तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एन जे डी ओमेगा. तो एन इज इक्वल्स टू सिग्मा ओमेगा एन जे डी ओमेगा. अब ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, अगर इसे इक्वेट करते तो हमारे पास एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या होता है, इंट्रोड्यूस होता है. तो जहां पे हमारा सिग्मा ओमेगा है वो हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, और यही हमारा क्या कहलाता है, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन. ओके, तो ये हमारा डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है. अब हमें पता है कि हमसे दूसरा पार्ट क्या पूछा था क्वेश्चन में. जो दूसरा पार्ट हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, obtain asymptotic form of total wave function for scattering states and further establish the relation between scattering cross section and asymptotic wave function. Asymptotic form of scattering wave function, इंसिडेंट जो पार्टिकल्स हैं उन्हें हमने क्या माना हुआ है, यहाँ पे फ्री माना हुआ है. देयरफॉर जो उनके सॉल्यूशन होंगे वेव फंक्शन के, वो मतलब जो हमारी वेव होगी वो प्लेन वेव होगी. और प्लेन वेव का हमें पता है कि सॉल्यूशन क्या होता है, साई इंसिडेंट इज इक्वल्स टू a डॉट e की पावर i k z. ओके,
अब हमारे पास टारगेट जो है वो आइसोट्रोपिक है। आइसोट्रोपिक मतलब उसकी जो सारी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होती हैं अगर हम किसी भी डायरेक्शन से देखें, ठीक है। मान लीजिए स्फेरिकली सिमेट्रिक है वो, द स्कैटर्ड वेव फंक्शन इज स्फेरिकल वेव होगी, तो इसलिए दैट इज ई की पावर आई के आर अपॉन आर होगी इसका जो हमारा सॉल्यूशन होगा। अगर जनरल के लिए हम देखेंगे तो साइज स्कैटरिंग क्या होती है हमारा, ए डॉट एफ थीटा कॉमा फाई ई की पावर आई के आर अपॉन आर हो गया, जहां पे एफ थीटा कॉमा फाई जो है वो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है। देयरफॉर फॉर अगर हमारे पास क्या हो जाए, आर इन्फानाइट हो जाए, तो वेव फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, इंसिडेंट वेव प्लस क्या हो जाएगा, स्कैटर्ड वेव फंक्शन का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा इंसिडेंट कितना था, हमने फाइंड आउट किया था ए ई की पावर हमने अज्यूम किया था ए ई की पावर आई के जेड प्लस ये स्कैटर्ड हमारा ये है, ठीक है, ए एफ थीटा कॉमा फाई ई की पावर आई के आर अपॉन आर। तो यही हमारा दिस इज द एसिम्प्टोटिक फॉर्म ऑफ स्कैटरिंग वेव फंक्शन। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूर से इसे शेयर भी करें। और दूसरी चीज़, इसी का जो ये हमारा एसिम्प्टोटिक बिहेवियर है, ये बेसिकली हमारा पार्शियल वेव एनालिसिस के अंडर पे आता है, तो वो हमारी एक अलग वीडियो होगी। अगर इसे आपने डिटेल में समझना है तो इसे आप ज़रूर दूसरी वीडियो का वेट करें, जल्दी वो वीडियो भी आने वाली है। थैंक यू।